वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी कौन साहब, कहाँ से? वफाउल्लाह खान अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी वफा साहब फरमाइए। बस ये इनके बारे में कहना था मुझे, आफिया के बारे में। जी जी। कि ये बेकसूर एक मासूम खातून को जिस तरह कराची से गिरफ्तार किया गया, दुनिया जानती है उसको, किस तरह उसको ले जाया गया, किस तरह उस पर जुल्म किया गया, किस तरह उसको सजा सुनाई गई। तारीख में अगर आप देखें तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती ना इस जुल्म की। इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें दुनिया को बताना चाहिए और अपने फर्ज की अदायगी करनी चाहिए कि ये जुल्म जो है इसकी इंतहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना की मिसालें चलती रहेंगी, कायम होती रहेंगी। हम सबको इस जुल्म के आगे डट जाना चाहिए, यही मेरा पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया वफा साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब कोई ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आया है, आप उसके बारे में भी जरा नाजरीन को बताइए। जी, ये इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क ने एक ऑडियो टेप रिलीज़ किया अमेरिका से, और वो आई थिंक ब्रिटेन से, यूरोप से वो रिलीज़ हुआ। उसमें जो 2003 के और आई थिंक इस वक्त भी करंट ऑन ड्यूटी हैं एसएसपी इमरान शौकत, और उनके साथ 2 लोग और हैं और एफबीआई के कुछ लोग हैं, उनकी बातें हो रही हैं। उसमें 4.5 घंटे का टेप है, लेकिन उसमें जो अहम चीज़ जो उसमें उसने बहुत उससे मैटर ऑफ फैक्ट ही पूरा जिक्र किया है आफिया का, और ये कि वो खुद मौजूद थे, वो हेड इमरान शौकत साहब खुद मौजूद थे, वो हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म थे सिंध पुलिस के हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म, और उन्होंने उनको ISI एंड MI ने उनको कहा था इसके उस पे आफिया को, बिकॉज इसलिए कहा था कि अमेरिका ने, FBI ने आफ्टर 9/11 वो FBI के साथ लाइजॉन हो गया था इनका, और उन्होंने प्रोफाइल्स दिए थे कि इस प्रोफाइल के लोग चाहिए ताकि हम वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स को इन प्रोफाइल्स के साथ वो करें, तो कोई ऐसे टारगेट्स हमें दीजिए। तो आफिया फिट हो रही थी उस प्रोफाइल पे, तो उसको उठा लिया। ये इमरान शौकत साहब ने कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था जिस वक्त उन्होंने कहा मैं मौजूद था, मैंने उससे पहले कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी। उसके बाद एक और जो SP थे जो वहाँ पे मौजूद थे पुलिस के, उन्होंने, उनका है स्टेटमेंट, वो भी उसमें है, पूरी रिपोर्ट जो है आफिया जस्ट द फैक्ट्स के नाम से वो रिलीज हुई है, और वो ये कहते हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद था जब FBI की खातून ने थप्पड़ मारा। आई मीन ये सारी वो मिलियन डॉलर क्वेश्चंस। ये जो ऑडियो टेप है ये इस वक्त वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क की वेबसाइट पे भी है और हमारी वेबसाइट पे भी हमने लिंक डाला है। इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क की वेबसाइट पर ये ऑडियो टेप मौजूद है। वैसे freeafia.org या आफिया मूवमेंट पे जाके फ्री आफिया पे क्लिक करें तो ये सारा कुछ आ जाएगा। बेग साहब ये जिस तरह से देखें, फैक्ट्स तो जाहिर है कि वो छुप नहीं सकते, वो तो कभी ना कभी मालूम होगा ही और बहुत सारे फैक्ट्स सामने आएंगे, मगर इस वक्त हमारा जो, जैसे हमने अदलिया की बहाली के लिए एक लॉयर ने मिलकर एक मूवमेंट चलाई और बहुत सारे इस तरह से इश्यूज हुए, तो क्या जैसे इस वक्त रेमंड का जो मामला है इसमें अब पूरी कौम यकजबान हो गई और इतना ज्यादा प्रेशर है हुकूमत पर कि हुकूमत उसे छोड़ नहीं पा रही, छोड़ना चाहती है फिर भी नहीं छोड़ पा रही, तो इस तरह का कोई प्रेशर नहीं बिल्डअप हो सकता आफिया के सिलसिले में मीडिया की जानिब से भी और दूसरे समाजी हलकों की जानिब से भी? जुबैर आपने बहुत सही कहा। आप यकीन करें कि जब रेमंड ने ये नॉट ओनली उसने कि 2 लड़कों को शहीद किया वहाँ पे, बल्कि गाड़ी से निकल के उसने उनकी तस्वीरें भी ली और हुकूमत का ये था कि इसको किसी वक्त भी हवाले कर देते अगर कौम जो है मुत्तहिद नहीं होती। आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि आज हमारी अपनी बेटी के साथ या हमारी अपनी बहन आफिया की उसमें होती तो क्या हम घर पे बैठ के सो रहे होते चैन की नींद नहीं? तो जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे और एक मैसेज अमेरिका को भी और अपने हुक्मरानों को नहीं देंगे, आई डोंट थिंक ये मसला हल हो सकता है। अब जैसे डॉक्टर साहबा ये बतला रही थी कि ये चीज़ सामने आई है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको पता था। कराची से उनको लेकर जाया गया, यहाँ से हवाले किया गया है। ज़ुबैर मुशर्रफ को 2 चीज़ों के लिए कभी तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। एक, उसने आफिया सिद्दीकी को जो कुछ पैसों के, डॉलर्स के अवस अमेरिकन के हवाले किया है, और दूसरा जो उसने लाल मस्जिद के ऊपर ये बच्चों को कत्ल आम में उसने हिस्सा लिया है, उसको अपनी ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी इसको जो है ना, मतलब आखिरत के अंदर भी इसका हिसाब जो है ना वो देना पड़ेगा। अब मैं आपको बतलाऊं कि अमेरिकन से एक अपने आदमी के लिए कितनी बेचैन है। रोज़ाना उनकी कौंसल जनरल
जा रही है, उसके लिए खाना लेके जा रही है। हमारी एम्बेसी ने क्या रोल प्लेस किया आफिया के लिए? सोशल ट्रेनर जा रहे हैं उनके पास, उनके साथ बैठकर लूडो खेलते हैं, और यहाँ ये हाल है कि हमें आफिया को विजिट भी नहीं करने दिया जाता। मैं आपको बताऊं, हमारी एम्बेसी ने भी, हमारे एम्बेसडर ने भी कोई फेयर रोल प्ले नहीं किया। अगर हमारे सिर्फ एम्बेसडर चाहते और लोगों के सेंटिमेंट को वहाँ पे पहुँचाते कि ये जनाब हमारी कौम चाहती है, तो आप यकीन करें कि उनको एक लड़की को झूठा केस बना के रखने से ज़्यादा अच्छा था कि वो हमें दे देते। तो इस वक्त भी वक्त है, एक और मौका मिला है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि रेमंड डेविस का जो उसको कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद जो भी फैसला करें उस फैसले में आफिया को अगर वो इंक्लूड करते हैं। बेग साहब एक कॉल में शामिल कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं साफा बोल रही हूँ कराची से। जी। और मेरा सवाल अपने हुक्मरानों से है कि वो रेमंड डेविस के मामले में तो इतने ज्यादा परेशान कौन और इतने सीरियस हो गए हैं, क्या उनको अपनी 17 करोड़ आवाम का इतना भी एहसास नहीं है कि उनके दिल क्या कहते हैं? मेरा अपने हुक्मरानों से सिर्फ ये सवाल है कि वो डॉक्टर आफिया के सिलसिले में क्या इतना नहीं कह सकते कि वो डॉक्टर आफिया को रिहा कर दें तो हम रेमंड डेविस को रिहा कर देंगे? हमारे हुक्मरानों को इतना कहना चाहिए, इतनी गैरत होनी चाहिए उनके अंदर कि वो ये मुतालबा करें। ठीक, हुक्मरानों के जो सवाल आपने हुक्मरानों से पूछा वो यकीनन हुक्मरानों तक पहुंच गया, लेकिन इस वक्त हुक्मरान तो यहाँ मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए। मगर एक कॉलम निगार की हैसियत से आप बेग साहब, ये सवाल आपकी तरफ में करता हूं कि क्या हुक्मरान ये नहीं कह सकते इस तरह से? अब देखिए, पहली बात तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को राइट होता है कि किसी मौके पे भी वो पार्डन कर सकता है किसी भी मुजरिम को, बट इतना ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है अवाम का कि आई डोंट थिंक कि हुकूमत की हिम्मत होगी। 2 दरवाजे उन पे बंद हो गए हैं। एक दरवाज़ा था सिफारती इस्तिस्ना का, जो कि महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसको इस्तिस्ना जो था हासिल नहीं था, और अपने जाने के बाद भी उन्होंने दरवाजे को इस तरह बंद किया कि मेरा ये जाती फैसला नहीं है, इसमें फॉरेन ऑफिस के तमाम सीनियर लोग उन्होंने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा डू यू एग्री विद मी, डू यू एग्री, बारी बारी पूछा, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब जो दियत का फैसला है उसके ऊपर ये अमेरिकन भी काम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत भी काम कर रही है, उस फैमिली को खून बहा जिसको हम कहते हैं। मगर एक चीज़ शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम है, मेरी अभी कुछ दिनों पहले खैरी साहब हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ शरीयत कोर्ट रहे हैं। अगर आप किसी को डरा और धमका के या लालच दे के या खौफ खतर से उससे कोई एग्रीमेंट करते हैं खून बहा, तो वो नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ये डिसाइड करता है कि क्या इस चीज़ में दोनों की विलिंगनेस शामिल है कि नहीं है। और सपोज इन केस कि अगर कोर्ट ये फील करता है कि नहीं ये एक प्रेशर का नतीजा है, ये खौफ का नतीजा है, तो उसके अंदर वो चीज़ उसको वो नहीं होती। अब आइए जी, उसने कत्ल किया है, अगर सपोज इन केस कोर्ट में केस चल रहा है, उसको सज़ा होती है, तो उस सज़ा के बाद हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शंस ये है कि अगर अमेरिका ये कहता है कि ठीक है जी आपने उसको सज़ा दे दी, आपने इतने साल उसको अपने पास रख लिया, काफ़ी वो सफ़र भी कर गया है, अब बाकी सज़ा हम उसको अमेरिका में, तो ये इंटरनेशनल इस तरह की चीज़ें हुई हैं इससे पहले भी तारीख के अंदर, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे ठीक है जी, हालांकि हमारी बच्ची ने जो एक गन को उठा नहीं सकती, आपने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने किसी को ज़ख्मी किया, और एक आदमी जिसने पूरे लाहौर के सामने 2 आदमियों को कत्ल किया है, उसका उनको कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे मौके पे अगर हम इसको रखें कि जी उसको भी वापस भेजा जाए यहाँ पे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपके हवाले से अखबार में मैंने पढ़ा था, मैं चाहूँगा उसकी तस्दीक आप कर दें। जब ये बातें हो रही थी कि रेमंड के बदले आफिया, तो आपकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया कि नहीं जी हम ऐसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, उसको ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं गई थी, लाहौर में थी, तो फैमिली से भी मिली। ज़ाहिर एक ट्रेजेडी थी, और एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसको शायद हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी अमेरिकन साम्राज्य के एक तरह से वो, तो उनकी मदर्स को देखा मैंने, और वो देखा और उनका दुख, और मैंने ये कहा दे नीड टाइम टू ग्रीव। उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे, किसी उस पर कोई डील नहीं, बिल्कुल ठीक, किसी किस्म की। हमारी आफिया बिल्कुल मासूम है और वो कातिल है, उनके बच्चे कभी वापस नहीं आ सकते। ये होली एंड सोली उनका अपना पर्सनल, और बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा ना कि दे शुड बी नो प्रेशर, दे शुड बी नथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। और मैं उस पे अभी भी बिल्कुल कायम हूँ कि इट इज़ टोटली एंड सोली उनका।
आई थिंक कि रेमंड डेविस सिर्फ उनका मुजरिम नहीं है, पूरी कौम का मुजरिम है। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक जो इज्तमाई कत्ल करते हैं उनको तो वैसे भी आई थिंक खून बहा की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने इसकी शरीयत का भी पूछा, मैंने मुफ्ती आज़म और मुफ्ती तकी उस्मानी से जिन्होंने के सारे उसमें वो किया और बहुत से उनसे, तो उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें अगर वो पार्डन करते हैं और ये होता है जैसे एक पार्डन का वो होता है, तो एक मर्सीफुल कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। दिस इज द ओनली वन जिसमें कि दियत नहीं, बल्कि इसमें एनीथिंग दैट द फैमिली विल आस्क दे कैन गेट। ठीक। एंड इफ द फैमिली आस्क, आपने ये बहुत अच्छा किया, अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू वाजे कर दिया। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये सवाल करना चाहती थी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और सबकी तरफ से आ रहा है तो रेमंड डेविस के मामले में कह रहे हैं जैसे कि वो एक सेहरन सिफारतकार है, और हालांकि साबित भी हो गया कि सिफारतकार नहीं है। लेकिन मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ का सिफारतकार नहीं थे, उसके साथ हमारी हुकूमत ने और अमेरिका ने क्या हाल किया, इसका जवाब देंगे आप? हमारी हुकूमत और हमारे जो मीडिया है इस चीज को उठा ले कि जो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ थे वो एक सिफारतकार थे, पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका ने उनके साथ क्या हाल किया। तमाम सफारती कानून को जो है ताक रखता है। अगर वो कहता भी है कि उस वक्त तक जो है अमेरिका को उसने वहाँ पे हमला किया था और वो जो है उस मुल्क के जो अगर सिफारती हैसियत उसकी तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का लेटर था कि बहुत सी शख्सियत है उसके तहत जो है उसके साथ सुलूक करते, लेकिन क्या उन्होंने सुलूक किया और ये उनको बरहना तक करके मारा गया। जो इनके साथ हुआ पढ़ चुके होंगे उनकी बीती है। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा कहें, मैं एक ऐड करूंगा। जी बेग साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। ये हमारे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के इस्लामाबाद में ये सफ़ीर थे। हाँ। इस्तिस्ना उनको हासिल था, मुशर्रफ ने इनको भी उनके हवाले कर दिया। और मुझे कुछ एजेंसी के लोग बता रहे थे कि जब इनको बरहना करके मार रहे थे तो इन्होंने हमारे कुछ एजेंसी के लोगों को कहा कि आप अपना मुंह जो है दूसरी तरफ कर लें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको शर्म आए कि आपने मुझे इन अमेरिकन के हवाले किया है। तो बहुत ज्यादतियां हुई हैं मुशर्रफ के दौर में। उस वक्त ना मुशर्रफ साहब को वियना कन्वेंशन याद आया, ना अमेरिकन को याद आया, ना अमेरिकन को याद आया। आज उनका एक आदमी जिसने दिन दहाड़े जो है 2 आदमियों को कत्ल किया है, आज वो कन्वेंशन की बातें कर रहे हैं। इससे आप इनकी डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। कन्वेंशन की उस पर जब आ रहे हैं तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि बैक टू आफिया, के आफिया को भी वियना कन्वेंशन के तहत कुछ हुकूक थे एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न। अफगानिस्तान में वो थी, उसको अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर ये इनकी स्टोरी भी मान ली जाए कि अफगानिस्तान में ये हुआ, अमेरिका नहीं ले जाया जा सकता था। दैट इज अगेंस्ट द वियना कन्वेंशन, दैट इज कॉन्डिशन एंड रेंडिशन इज इलीगल। दूसरी चीज ये कॉन्सुलर एक्सेस। आज तक हक्कानी साहब ये कहते हैं कि मुझे वो इजाजत नहीं देते आफिया से मिलने की। उनका कॉन्सुलर तो यहाँ पे वियना कन्वेंशन के तहत ही तो रोज हक्कानी साहब को इजाजत नहीं देते, हक्कानी साहब सीरियसली उसे परस्यू नहीं करते, ये भी तो मसला है। तो ये है। तीसरी चीज ये कि इवन अफगानिस्तान में आफिया को कॉन्सुलर एक्सेस हासिल था और हासिल होना चाहिए था। दिस वाज फॉर द अमेरिकन्स टू हैव प्रोवाइडेड इट टू हर विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, बट शी वाज नॉट प्रोवाइडेड एनी कॉन्सुलर एक्सेस। क्लॉज 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन ये कहता है। उसके बाद आफिया का केस, शी वाज अ पाकिस्तानी नेशनल, अकॉर्डिंग टू देम, वो कहते हैं क्राइम अफगानिस्तान में हुआ, देयर वाज नो वे अंडर एनी इंटरनेशनल लॉ के वो ट्रायल अमेरिका में होती। अंडर एनी कन्वेंशन, जेनीवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, सबको आप देख लें। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस जाता अगर ज्यादा हो, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाता, राइट। तो यहाँ पे आज वो डेविस के लिए बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम हवाले कर देते हैं और ये कहते हैं। आफिया के लिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए, अमेरिका में ये नहीं हो सकता, तो पाकिस्तानी हुकूमत क्यों नहीं लेके गई? उन्होंने ये कहा कि अमेरिका मना कर देगा इसलिए हम नहीं लेके जाएंगे। भाई लेके तो जाते, फिर मना करना। और वही अमेरिका जो उस वक्त ये कह रहा था कि हम नहीं मानते उसको, आज अपने बंदे को उस कोर्ट में जिसको वो मानते नहीं, क्यों लेके जाए? एक कॉलर हम शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अमजद चौधरी बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी चौधरी साहब। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर आफिया का जो केस है ना, ये सारा गलत और जालियाना तौर पे इन्होंने बना रखा हुआ है। वो बेचारी तो इधर गई, वो हमारे मुल्क से उधर गई, पता नहीं कैसे वो ले गए, क्यों ले गए, वहां से उस मुल्क से उसको अमेरिका भेज दिया। ये क्या कानून है कि कैसे अमेरिका वो चली गई, क्यों भेजा गया? जब अमेरिका वाले इधर आते हैं इनसे कोई पूछताछ नहीं होती। ये पेशावर में एक पकड़ा गया है, क्या है कि वो सिक्योरिटी के प्रोग्राम इधर बना रहे हैं,
हमारा तो अमेरिका में सिपाही नहीं भर्ती हो सकता, तो ये सिक्योरिटी प्लानिंग ये तो वो सारा मुल्क इनके हैंड ओवर किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। बेग साहब बस लास्ट मोमेंट है, आखिरी कोई आप बात करना चाहें अगर, क्या हमें करना क्या चाहिए इस वक्त? आपने एक तो बहुत अच्छा सोल्यूशन पेश किया कि अदालत का फैसला आ जाने के बाद हुकूमत जो है वो इस तरह बात कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है, और कोई है सोल्यूशन? बस जुबैर अब ये हो गया कि बहुत हम सर झुका के चल रही है, अब वक्त आ गया, सर उठा के हम चलें। हमारे साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं हम आंख में आंख डाल के उनसे कहें कि नहीं। अच्छा, जो ये जो डराया जाता है हमें कि इतनी एड बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, इससे आप समझते हैं कोई ऐसा फर्क पड़ना है? उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है, हमें उनकी कम ज़रूरत है। और फिर इसके अलावा ये नहीं है कि वो हमारे मुल्क में, रेमंड डेविस के बारे में ये आया है कि ये जो था पाकिस्तान में नॉट ओनली जासूस था, ये हमारे जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं मतलब उनके पीछे भी मशन दिया गया था, मतलब कि किसी तरीके से कि ये, और इसके पास से 7 चिप्स निकली हैं जिसमें जो कॉल्स ये कर रहा था वो अलकायदा के लोगों से भी हो रही थी, तालिबान के लोगों से भी हो रही थी, जो हथियार बनाते हैं उनसे भी हो रही थी। और ये पाकिस्तान के लिए आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी, अगर ये तो एक हमारे लिए इन 3 बच्चों ने कुर्बानी दे के हमारी आंखें खोल दी हैं, नहीं तो रेमंड जैसे 400 लोगों को वीज़े इशू किए गए थे अमेरिका से जिनकी कोई तहकीकात नहीं हुई थी, और आज वो पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। और लोग कह रहे थे इस चीज़ के बारे में, मगर हमारे हुक्मरान ये कह रहे थे कि जी नहीं, पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बेग साहब एक आखिरी कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अटक से बोल रहा हूँ जी। जी फरमाइए। प्रवेश मेरा नाम है जी। आपका क्वेश्चन क्या है जी? आपसे सिद्दीकी के मुताल्लिक बात हो रही थी। बात ये है कि अमेरिका को जो है, मतलब के पाकिस्तान में जिस शख्स ने 3 लोगों को कत्ल किया है उसको तो सजा हासिल है, लेकिन आफिया, डॉक्टर आफिया जो है जिसने कुछ नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल में एक वो जो अपना क्लाशनकोव है वो भी शायद ना उठा सके अपने जिसामत के मुताबिक, तो उसको तो 86 साल ये दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात भाई मेरी ये है कि ये हमारे हुक्मरानों के नाइली है जी। पहले मैं क्या नाम है, अभी एक पट्टी जा रही थी टीवी पे कि लीबिया के कर्नल कज़ाफी को और उसकी फैमिली को जो तो सुना हासिल थी वो उन्होंने खत्म कर दी है। ये जो चीज चाहे अमेरिका जो चीज है वो खत्म हो सकता है। बस यही है जी मसला। आप थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम के जो जोश और जज्बात हैं उससे अंदाजा हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं माजरत चाहता हूं उन लोगों से जो हमें कॉल करने के लिए मुसलसल वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त लोड है, कॉल बहुत सारी आ रही हैं और टॉपिक ऐसा है जिसपे और ज्यादा बात हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इश्तियाक बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आप लाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, बात दरअसल यही है कि अपना डॉक्टर साहबा ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो पर्सनली या उनकी फैमिली ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि रेमंड डेविस जो कि कातिल है उसको छोड़ दिया जाए और उसके बदले आफिया को यहां पर लाया जाए, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन बेग साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अदालत का फैसला आ जाने के बाद अगर हुकूमत अमेरिका के प्रेशर में आकर उसे छोड़ना चाहती है या वहां सजा पूरी करवाना चाहती है तो उसे एक्सचेंज करने पे बात करनी चाहिए। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।